हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन पॉइंट क्लासेज में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में अपना अगला जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अपना टॉपिक रहेगा। देखो, अपन ने पहला जो वीडियो डाला था वो डाला था बजट रेखा से संबंधित, बजट लाइन से संबंधित डाला था। उससे पहला जो डाला था अपन ने इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड डाला था। आज का जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, या इसे हिंदी में बोलते हैं साम्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उपभोक्ता का साम्य या संतुलन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है उपभोक्ता संतुलन में होना चाहिए। यार सीधी सी बात है, कोई भी कंज्यूमर, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, कंज्यूमर संतुलन की अवस्था में तभी माना जाएगा जब वो अपनी लिमिटेड इनकम से, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर ले, तभी तो कोई व्यक्ति या कोई कंज्यूमर जो है वो क्या माना जाएगा, संतुलन की अवस्था में माना जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर माना जाएगा। इसके लिए देखो, करना कुछ नहीं है। वैसे तो अगर मैं कहूं कि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। क्यों? मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ा दिया, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ा दिया बजट लाइन पढ़ा दिया। अब यार सीधी सी बात है, अब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डायग्राम बनेगा, जो कंडीशन अपने सामने आएगी, उसे अपन क्या कह देंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कह देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर कोई कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है, वो क्या माना जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। इसके लिए अपन को करना क्या है, डायग्राम देखो। अगर आप लोगों को ये दो डायग्राम समझ में आ रहे हैं, मैं इसको यहां पे बना देता हूं। अगर आप लोगों को ये दो डायग्राम अच्छे से आते हैं, सर दो कौन से, पहला इसे क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो पहले वो लास्ट वीडियो देख लेना, ताकि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसको अपन ने बोला था बजट लाइन। क्या बोला था? बजट लाइन बोला था। बजट लाइन की डेफिनेशन में यहां से रिपीट कर देता हूं कि जहां पर होने वाला जो एक्सपेंसेस लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आ रही है बात? दो कमोडिटी की जो है कॉम्बिनेशन को समझाता है कौन? बजट लाइन समझाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी के साथ में आपको ध्यान होगा, आपने एक ऐसा भी डायग्राम कुछ पढ़ा होगा, आईसी इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम पढ़ा था ना। इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है वो भी कौन सा था, आईसी कर्व से रिलेटेड था। आईसी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि दो कमोडिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर होने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब सीधी सी बात है, एक लाइन तो बता रही है कंज्यूमर की बजट को, और दूसरा जो डायग्राम बता रहा है वो कंज्यूमर की क्या बता रहा है, सेटिस्फेक्शन को बता रहा है। तो अब दोनों से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर बन जाएगा। कैसे? बड़ा इजी है। यहां पे मैं एक वक्र बना रहा हूं, ये IC1 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं बना दिया सेकंड वाला IC2। बड़ा सिंपल तरीके से समझना है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है अपन को। और तीसरा मैंने बना दिया, ये लीजिए IC3, और चौथा भी बना देता हूं। वैसे कोई विशेष इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं IC4। अब आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। आपने देखा था कि ये जो शेप होती है, ये कौन सी शेप होती है? अरे मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में अगर इस तरह का कोई भी डायग्राम बन रहा है तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई इस प्रकार की कोई आप शेप बना रहे हो तो वो क्या होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन मानी जाती है। समझ में आ रही है ना बात आराम से?
तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग पूछोगे सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में माना जाएगा। देखो मेरे तो समझ में आ रही है सारी गणित, अब आपका भी दिमाग चल रहा है। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और उसकी जो लिमिटेड इनकम है वो भी पूरी खत्म हो जाए, तो आप देखो यार वो पॉइंट कौन सा है। क्या यहां पर कंज्यूमर की जो पूरी इनकम है वो खत्म हो रही है? क्या नहीं हो रही। ये देखो IC1 किसको बता रहा है कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इतनी है और इसकी जो बजट लाइन है वो इतनी है। इसका मतलब अभी वो इतना और परचेज कर सकता है। अरे अभी अपनी इनकम से वो इतना परचेज और कर सकता है, अभी तो इसने इतना ही परचेज किया है। पहली जो इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस के नीचे वाला हिस्सा तो उसने कवर कर लिया, लेकिन अभी इनकम से इतना तो और खरीद सकता है ना। तो वो अभी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अभी और कमोडिटी को परचेज करेगा अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करेगा, सेकेंड IC कर्व बनाएगा अपना। ये देखो सेकेंड IC कर्व आप लोग देख पा रहे होंगे, सेकेंड IC कर्व भी अभी तक बजट लाइन को टच नहीं किया है। तो इसका मतलब इतना तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन अभी ये जो हिस्सा है देखो, ये बजट लाइन और IC2 के बीच का जो हिस्सा है वो अभी और सेटिस्फाइड होना बाकी है। बाकी इतना और परचेज कर सकता है ना। मैंने कहा कि अपनी बजट लाइन के बराबर जा सकता है वो। तो अब उसे लगा कि यार मुझे इतने में सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, अपना तीसरा IC कर्व और क्रिएट कर लेगा। अब यहां पर आने के बाद में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं इसको नाम दे रहा हूं E पॉइंट। क्यों, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर यहां पे संतुलन क्यों हो गया? अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहां पर आने के बाद में इसकी जो बजट रेखा है, इसकी जो लक्ष्मण रेखा है वो आ गई है। अब लक्ष्मण रेखा के बाहर थोड़ी जाएगा। यहां आने के बाद में उसको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं भी हुआ है तो उसको मजबूरी में होना पड़ेगा। क्यों, इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड है और लिमिटेड इनकम से ही आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अब आपका मन करेगा कि मैं IC4 बना तो लूं। अब IC4 बना लो, IC4 नहीं IC5, 6, 7, 10 तक बना लो। बनाने में कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो उसको गेन करने में आएगी। और गेन करने में दिक्कत क्यों है? क्योंकि अपनी तो बजट तो इतना ही है। IC4 अपन जा नहीं सकते, वो अपनी अप्रोच से बाहर है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसका मन तो करेगा कि मैं उस IC4 को भी गेन कर लूं, IC5 को भी गेन कर लूं, IC6 को भी गेन कर लूं। क्या वो कर पाएगा? जी नहीं। वो अपना IC3 पर, जहां पर बजट लाइन, बहुत अच्छे से सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच कर जाते हैं, जहां पर कंडीशन नंबर 1 बजट लाइन व इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, वो बिंदु क्या माना जाएगा, वो पॉइंट क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। तो सर क्या ये एक कंडीशन ही काफी है क्या इक्विलिब्रियम संतुलन में होने के लिए? जी नहीं, केवल एक कंडीशन से काम कभी भी नहीं चलने वाला है। इसका मतलब इसकी दूसरी कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है? पॉइंट नंबर 2। क्यों ये कंडीशन क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि देखो आपने देखा होगा इंडिफरेंस कर्व यहां भी टच तो कर ही रहा है यार, यहां भी टच कर रहा है, लेकिन ये जो इसकी कंडीशन है वो पर्याप्त नहीं है। कंडीशन नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो कंडीशन है वो कौन सी है, सबसे एप्रोप्रिएट जो कंडीशन है वो है MRS XY =
पी एक्स अपॉन पी वाई। सर ये क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे, समझाने के लिए तो खड़ा हूं। एम आर एस एक्स वाई का मतलब समझ में आया क्या? पिछला वीडियो देखा तो अच्छे से आना चाहिए। एम आर एस एक्स वाई का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का। सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोल रहा हूं यार, समझ में आ रही है ना। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर अगर बराबर है पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब बजट रेखा जो है वो दो वस्तुओं की कीमत के आधार पर बनाई जाती है। दोनों वस्तुओं का जो रेशियो है, दोनों वस्तु का जो रेशियो है यहां पर पी एक्स और पी वाई, वो किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होना चाहिए। कैसे? ये जो लाइन है मैंने पहले बताया था ये पी एक्स बट्टा पी वाई है, और ये जो है ये यहां पे टच कर रहा है। इसका मतलब आपको पता है यार कि आई सी जो होता है किसके कारण बनता है? एम आर एस एक्स वाई के कारण बनता है। इसकी जो गिरती हुई दर होती है, इसकी जो गिरने की दर होती है, उसके कारण आई सी कर्व जो होता है वो अपने ओरिजिन से क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और आपकी जो बजट लाइन है वो किस कारण इस तरह से होती है गिरती हुई? वो होती है पी एक्स अपॉन पी वाई के कारण। तो अगर ये दोनों यार बराबर होंगे तो बराबर कब होंगे? जब एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? वो टच कर जाएंगे। समझ में आ रही है ना? देखो मैंने पहली कंडीशन, बजट लाइन व इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करें। कंडीशन नंबर 2, जहां पे टच करेगी वहां पे क्या होगा? एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। समझ में आ रही है बात? इसको क्या है कि अगला लाइन में दे सकता आपको घुमा के सीधा कि उपभोक्ता का संतुलन निम्न में से कहां पे होगा। तो कंडीशन एक डाली जाएगी, सीमांत प्रतिस्थापन की दर व दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। कंडीशन बिल्कुल सही है। दोनों वस्तुओं की जो प्राइस है उसका जो रेशियो है उसके इज इक्वल कौन है? एम आर एस एक्स वाई है। समझ में आ रही है? तो सबसे बेस्ट कंडीशन जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताओगे? ये वाली बताओगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। कंडीशन नंबर 3 बहुत बढ़िया कंडीशन है। मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है, अपना ऊपर समझा दिया मैंने। कंडीशन नंबर 3 मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ कि ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है उससे ये क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब जहां पर ये एक दूसरे को टच करेंगे, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, जहां पर इन दोनों का ये जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा, वहां बिंदु पर, उस बिंदु पर आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु से क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उपभोक्ता के संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डायग्राम से समझाइए, तो वहां पे आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन समझानी है, इसकी ये 3-4 कंडीशन डालनी है और आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है। ठीक है कि अपन ने ओ अक्ष पर ना ये दिखाया है, ओ वाई पर ये दिखाया है, और ये ए बी जो है वो बजट लाइन है। अपन ने 3 या 4 जो आईसी कर्व, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 जो बनाया है, इस प्रकार से अपन को थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन डाल देना है। ठीक है, तो यहां पर जो है कंज्यूमर क्या हो जाएगा? फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या रे? ये था अपना उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का साम्य, या हिंदी में एक लाइन और आती है रे यार, इसको देखो हिंदी वाले है ना, दिक्कत ये है हिंदी में, इसको बोलते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इष्टतम चयन, ये नाम है ना हिंदी वालों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उपभोक्ता के इष्टतम चयन को चित्र द्वारा समझाइए। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझाना है विद डायग्राम, लेकिन हिंदी में क्या है कि उपभोक्ता के साम्य को समझाइए, उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए, उपभोक्ता के इष्टतम चयन को समझाइए, समझाते रहो चाहे। ठीक है,
तो अपन को कुल मिला के बात यही है, अपन को इसका जो डायग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन है, जो सब एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उपभोक्ता के संतुलन में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ी सी समस्या फील हो रही है और आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप पिछले वाले जो वीडियो है पेन पॉइंट क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स आप खोल के एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का जो आपको मिलेगा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पेन पॉइंट क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि अगर कोई इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट है जो कहीं मार्केट में इकोनॉमिक्स की कोचिंग करने के लिए पैसे दे रहा है, 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये वो इकोनॉमिक्स के ट्यूशन के लिए लगा रहे हैं, तो आप उसको क्या है कि इसके बारे में बताओ। और पूरा चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं कोई टॉपिक नहीं डाल रहा कि मैंने डिमांड का टॉपिक डाल दिया, फिर डिमांड इलास्टिक डाल दिया, फिर मैंने ये सीधा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डाल दिया, इससे पहले मैंने बजट लाइन समझाई नहीं। ऐसा नहीं कर रहा मैं पूरा, आप चाहो तो अपनी बुक को उठा के देख सकते हो। आपको मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, पहली यूनिट जिसे बोलते हैं, दूसरी यूनिट का जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, यहाँ तक तभी मैं बोल रहा हूँ यार, कोई भी अगर आपसे टच में कोई नया बंदा है उसको भेजो यार, ताकि उसको क्या है इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।